हाय, मेरा नाम है सी अंजलि सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्यम स्कैम के बारे में, जिसे इंडियाज बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड कहा जाता है। हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। इसका पूरा नाम था सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1987 में हैदराबाद में स्टैब्लिश हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो मिस्टर रामालिंगा राजू थे। उनके साथ थे डीवी सत्यनारायण राजू। इस फर्म को 20 एम्प्लॉयज के साथ स्टार्ट किया गया था, जो कि आईटी और बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। सत्यम बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही थी और इसी के चलते 1991 में उसे बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया गया। इसका फर्स्ट आईपीओ 1992 में निकाला गया। सत्यम फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर बन चुकी थी, जिसे अब टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस के बाद गिना जाने लगा। सत्यम के पास 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे, जो कि 50 प्लस कंट्रीज में काम करते थे। फर्म की धीरे धीरे करके नेटवर्थ $1 बिलियन तक पहुंच गई, जिसे 2003 में नापा गया। इसके बाद इन्होंने बहुत ही जल्दी एक और माइलस्टोन पार किया, जो 2 बिलियन मार्क का था, जिसे इन्होंने 2008 में क्रॉस कर दिया। बिजनेस बहुत ही अच्छे से रैपिडली ग्रो कर रहा था और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसे लिस्ट कर दिया गया। अब इन्वेस्टर्स बहुत सारी कंट्रीज के इसमें इन्वेस्ट करने लगे। इसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। 1999 में इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी इन इंडिया डिक्लेयर किया गया। मिस्टर राजू को अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर की तरफ से भी अवार्ड मिला 2007 में, और सत्यम को गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी भी दिया गया 2008 में। इसके बाद इस एक अनाउंसमेंट आई मर्जर की, जो कि सत्यम को मर्ज करने के लिए था विद मेटस इंफ्रा एंड मेटस प्रॉपर्टीज, जो कि राजू की ही अपनी कंपनीज थी। सत्यम का रिवर्स होता है मेटस। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसे मर्ज करने का प्लान क्यों रखा गया। फिर साल आया 2009, जहां पे हमें पता चला कि रामालिंगा राजू ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कन्फेस किया है कि वो कई सालों से अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस कर रहे थे, और उन्होंने खुद ये एडमिट किया कि उन्होंने 7,000 करोड़ तक डॉक्यूमेंट्स फेक क्रिएट किए हैं। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इतनी अच्छे से कंपनी ग्रो हो रही थी, सारी चीजें अच्छे से हो रही थी, तो गलती कहाँ हुई। हकीकत में सत्यम कभी सक्सेसफुल थे ही नहीं। जो भी मार्केट ट्रेंड चल रहा था कि सत्यम ने इतना कमाया, इतना माइलस्टोन क्रॉस कर दिया, वो एक्चुअली वो पैसा कहीं था ही नहीं। ये सिर्फ राजू ने क्रिएट किया था मैनिपुलेशन से, ताकि इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स को बिलीव होता रहे कि सत्यम बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। पर राजू ने ये किया क्यों? ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री थी उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे और वो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक थियरी ये भी आती है कि उन्हें मेट्रो प्लान के बारे में पता था, जो उस वक्त तक अनाउंस भी नहीं किया गया था। इसी के चलते उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया जो रेलवे ट्रैक के आसपास थी, ताकि रेलवे ट्रैक आने के बाद उनकी बहुत अच्छी प्राइस हो जाए और वो ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन के साथ उन्हें बेच पाए। और पैसा और पैसा और पैसे से वो प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते थे। इस और फंड्स को क्रिएट करने के लिए वो काफी सारे अरेंजमेंट्स करते थे, जैसे इनकम स्टेटमेंट्स को वो मैनिपुलेट करते थे, फेक इनवॉइसेस दिखाते थे। फेक इनवॉइसेस से वो रेवेन्यू ज्यादा दिखाते थे, और वो रेवेन्यू आया कहाँ उसके लिए वो कैश दिखाते थे कि कैश में आया और बैंक में आया, और बैंक में दिखाने के लिए वो बैंक स्टेटमेंट्स को भी मैनिपुलेट कर देते थे। फेक सैलरी अकाउंट्स दिखाते थे, जिससे वो करीबन $3 मिलियन एवरी मंथ विड्रॉ करते थे। ये भी माना जाता है कि जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स थी वो एक्चुअली कभी कंपनी के अकाउंट में आई ही नहीं, और यही मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट भी सामने आता है। इनवॉइसेस करीब 7500 प्लस क्रिएट किए गए फेक, और न जाने कितने बैंक स्टेटमेंट्स फेक क्रिएट किए गए। बैंक लोन्स और लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट किया गया, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा दिखाने के लिए लाइबिलिटीज को कम दिखाया गया और रेवेन्यूज को ज्यादा दिखाया गया, और इस तरह से उन्होंने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा दिखाया और ये दिखाया कि कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। कंपनी की ग्रोथ देख के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें अपना पैसा लगाने लगे।
धीरे धीरे ये गैप बढ़ता गया, यानी कि जो एक्चुअल प्रॉफिट्स थे और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट्स दिखाए जा रहे थे मैनिपुलेट करके, उसका गैप धीरे धीरे काफी बड़ा होने लगा। एक प्लान जो मिस्टर रामलिंगा राजू ने सोचा था वो ये था कि जो गैप क्रिएट हो रहा है वो उसे आसानी से भर देंगे जब ये प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ सेल होंगी। फिर साल आया 2008 रिसेशन का। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि रिसेशन में सभी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। उसी तरह रियल एस्टेट भी पीछे नहीं था, इसे भी रिसेशन ने बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट किया था। और इस टाइम तक आते आते जो गैप था एक्चुअल प्रॉफिट्स और मैनिपुलेटेड प्रॉफिट्स के बीच में वो बढ़ता गया। सोर्सेज की माने तो ये 1.04 बिलियन डॉलर्स का गैप क्रिएट हो चुका था अब तक। इसके बाद एक और नया प्लान उन्होंने सोचा कि वो मेटस को सत्यम के साथ मर्ज कर दें फॉर एन एस्टिमेट ऑफ 7,800 करोड़, जिसके अंदर एक्चुअल में पैसे का लेन देन कुछ होना ही नहीं था, बस वो ये दिखा देते कि सत्यम ने मेटस को खरीदा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटस सत्यम का उल्टा होता है और मेटस मिस्टर राजू की ही कंपनीज थी। ये प्लान भी उनका बहुत अच्छा था अगर वो सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इसका अपोज किया और वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे और इसी के चलते जो शेयर प्राइसेस थे वो काफी तेजी से नीचे गिरने लगे। इसके बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो गया और जनवरी 2009 में मिस्टर राजू ने चेयरमैनशिप से रेजिग्नेशन दे दिया। और जैसा मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि उन्होंने खुद ही कन्फेस कर लिया था कि उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है जो कि 7,000 करोड़ तक था। इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने सत्यम को ऑक्शन करने का फैसला किया और अप्रैल में ही टेक महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स को टेक ओवर कर लिया, जिसे महिंद्रा सत्यम के नाम से जाना जाने लगा। फाइनली उसे महिंद्रा ग्रुप में ही मर्ज कर दिया गया। 2015 अप्रैल में राजू को 10 और लोगों के साथ जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे उन्हें सजा दी गई और 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। इसमें एक चूक ऑडिटर्स की भी मानी गई। ऑडिटर्स का ये रोल होता है कि जितनी भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको अच्छे से वेरीफाई करे, रिव्यू करे और एक फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे रिपोर्ट्स के रूप में उसके शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सामने, ताकि वो अच्छे से एनालाइज कर पाए कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कैसे ग्रो हो रही है। सत्यम कंपनी के ऑडिटर PwC थे, प्राइस वाटर हाउस, जो कि एक लीडिंग ऑडिटिंग फर्म है जो सत्यम को करीब 9 साल से ऑडिट कर रही थी। पर वो इतने सालों में इतने सारे फेक इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, इन सबको जांच नहीं पाई कि ये सब फ्रॉड के तहत किया जा रहा है, ये एक स्कैम है, और उसे क्लीन चिट देती रही। इसके बाद गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए ताकि ऐसे स्कैम फ्यूचर में ना देखने को मिले। सेबी ने अपनी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को अमेंड किया जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड थी। काफी सारे अमेंडमेंट्स किए लिस्टिंग एग्रीमेंट में ताकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को पहले से ही प्रिवेंट किया जा सके। सेबी ने सेबी गाइडलाइंस डिस्क्लोजर रेगुलेशन 2015 एप्लीकेबल किया सभी पब्लिक कंपनीज पे, जिसके अंदर बहुत ही सख्त कानून और गाइडलाइंस बनाए गए। गवर्नमेंट ने काफी सारे और स्टेप्स भी लिए, जैसे कि उन्होंने कंपनीज एक्ट को अमेंड किया और कंपनीज एक्ट 2013 इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स लेके आए। इस एक्ट के तहत अब कॉर्पोरेट फ्रॉड को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इस एक्ट में यह भी बताया गया कि जो भी इंडिविजुअल ऑडिटर्स हैं कंपनी के, वो एवरी 5 ईयर्स रोटेट होंगे और जो भी ऑडिटिंग फर्म है वो एवरी 10 ईयर्स में रोटेट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।